अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। रिलायंस फाउंडेशन के जानिब से वजीर आला रेवंत रेड्डी फंड में 20 करोड़ रुपए का अतिया। बेंगलुरु की अदालत ने मरकजी वजीर मालियात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया हुक्म। हरियाणा असम्बली इंतखाबात, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर सख्त तनकीद। इजराइल का बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला, हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। अब खबरें तफसील से। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने खम्मम जिले में सीतारामा प्रोजेक्ट की फौरी तकमील के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त को इस प्रोजेक्ट के लिए पंप हाउस का इफ्तिताह किया था। जुम्मे को होने वाले इजलास में, जिसमें वजीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी और वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव भी मौजूद थे, सुरंगों और नहरों की तामीर के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने अराजी के हुसूल में तेजी लाने और इंतजामी मंजूरियों में किसी भी किस्म की ताख़ीर से बचने का कहा। उन्होंने टेंडर्स के अमल को जल्द मुकम्मल करने और तकनीकी उमूर में ओहदेदारों के दरमियान बेहतर ताउन पर जोर दिया। वजीर ने जारी मंसूबों के लिए वजीर आला के हालिया डेडलाइन की अहमियत को भी उजागर किया। GSMC ने मूसा नदी के सफाई के प्रोजेक्ट के मुतासिरा शहरियों को वहां से हटाने की कोशिशों में तेजी ला दी है। हुकूमत ने फैसला किया है कि इस इलाके को गैर मजाज तामीरात से पाक किया जाएगा। जो अफराद दूसरे मकामात पर मुंतकिल होने की नोटिस की तामीर नहीं कर रहे हैं, उन्हें जबरी तौर पर हटाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर GSMC अमरपाली ने हिदायत दी है कि मुंतकली के अमल की निगरानी के लिए 14 हाउसिंग ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। उन अहदेदारों की जिम्मेदारी होगी बेघर होने वाले ख़ानदानों को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद डबल बेडरूम के हाउसिंग यूनिट्स में मुंतकिल करे। रियासती हुकूमत ने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात में तेज़ी लाई है। तीसरे रोज़ मूसा नदी के FTL में तामीर शुदा मकानात के सर्वे के खिलाफ अवाम ने शदीद एहतजाज किया। फूलबाग में मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रेवेन्यू अहदेदारों ने सुबह 8 बजे सर्वे के लिए पहुँचकर RBX कर मकानात पर निशानात लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान मकामी अवाम की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई और सर्वे की मुखालफत करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने कहा वो यहाँ पिछले 50 से 60 साल से मुकीम हैं और उनके पास मकान के रजिस्ट्री दस्तावेज़ात, नल और बिजली बिल और बल्दिया टैक्स भी मौजूद हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि आज तक किसी हुकूमत ने उनके मकानात की तामीर पर कोई एतराज़ नहीं किया। यहाँ पे अब मेरे घर का नहीं है, नसीब है। अब कहाँ ले सकते बोलिए, सोना बेच डाले, घर बेच के लिए भाई सीट पे बैठा बोलकर सबके घर बर्बाद कर दे रहा। ये हैदरा क्या चीज आबाद रहेगा क्या? इन्हें भी जाएगा एक दिन, ऐसी जिसका भी घरदार टूट जाएगा, उसके बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे उन्हें। कौन कौन? रेवंत रेड्डी मर जाएगा, रेवंत रेड्डी मर जाएगा, गरीबों की बद्दा उसको बिरोबर लग जाएंगी। किसको नहीं समझ रहा? पब्लिक में पब्लिक को सबको ही नहीं समझ रहा साहब ने, ना हिंदू को समझ रहा ना मुसलमान को समझ रहा, किसको भी नहीं समझ रहा। सबके घर उजाड़ दे रहा। CM है ना तेलंगाना के, CM पे मट्टी पड़ जाएगा, क्या करे CM की हालत हो जाए, एक का निवाला खींच के एक को उसका घर बर्बाद कर लेना उन्हें। वो किसका निवाला सुन रहे? CM किसका निवाला सुन रहे? उसको भी नहीं, लोगों को लालची बता के सीटा लेके, क्या लालची बताए उन्होंने? 2500 देते, वो देते, ये देते बोल के क्या दिया हमने? नहीं मिले आपको अभी तक? 1 साल हो गया ना CM आके। किसको भी नहीं दिया साहब ने, किसको नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया ने किसको। हाँ समझे ना? घरा तोड़ने के बाद आया। कौन है घरा तोड़ने के लिए? CM घरा तोड़ने के वजह से आया उन्हें। हाँ गरीबों का लूट लेके घरा तोड़ने के वजह से आया। कौन? CM आपका घर टूट रहा उसमें? आपका घर कहाँ है? हमारा घर भी किशनबाग में है। हाँ किशनबाग में है। मूसा नदी को समारता बोलता, क्या समारता मूसा नदी के लिए? कौन? मूसा नदी नाम ले। समारता, किश्ती चलाता बड़ा, पानी ला भयाता बड़ा। नदी में पानी नहीं है ना? नदी में पानी नहीं है, उसके मुर्दे पर रोने के होते पानी ले रहा करते मूसा नदी का। अच्छा समझे ना? उसको हिलाता करते, किसको? डालता करते मुर्दे में।
हमारे घर का डबल बेडरूम दे रहा है। डबल बेडरूम दे के क्या करते बोल रहे हो ना? डबल बेडरूम दे के क्या करते बोल रहे हैं? आप लोग का घर जो डिमोलिश कर रहे हैं, करने का डबल बेडरूम भी देते बोल के बोल रहे सीएम साहब। हमारे को डबल बेडरूम नहीं होना, डबल बेडरूम नहीं होना। हमारा घर हमको अच्छा है, हमारा झोपड़ा हमको अच्छा है। डबल बेडरूम की जरूरत नहीं, डबल बेडरूम की जरूरत नहीं है। हमारा घर हमको अच्छा है। भाईजान जो हमारे घर में बच्चों को लेकर रिलायंस फाउंडेशन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी फंड में 20 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। रिलायंस फाउंडेशन के नुमाइंदों ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के उनकी जुबली हिल्स के रिहायशगाह पर मुलाकात की, जहां नीता अंबानी के जानिब से 20 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया। यह अतिया रियासत में इंसानी इमदाद के कामों में मुआवनत के लिए फराहम किया गया है। बेंगलोर की एक अदालत ने मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन के खिलाफ जबरन वसूली के इल्ज़ाम में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। अवामी नुमाइंदे की खुसूसी अदालत ने यह फैसला इंतखाबी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के इल्ज़ाम के बुनियाद पर दिया है। DSP की शरीक सदर आदर्श अय्यर ने अदालत में शिकायत दायर की थी और कार्रवाई की दरख्वास्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की गई। अदालत ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन को इस मामले में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है और शिकायत की एक कॉपी और रिकॉर्ड थाने को भेजने की भी हिदायत दी है। FIR के इल्तवा के बाद समाअत 10 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर व खौस के लिए तश्कील दी गई JPC की मीटिंग अहमदाबाद गुजरात में जारी है, जहां सूरत हाल काफी गर्म हो गई है। मीटिंग के दौरान रियासत के वजीर दाखिला हर्ष सिंघवी और AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के दरमियान जोरदार बहस हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वक्फ बोर्ड के उसूलों ज़वाबित पर पहले कुछ तबादला ख्याल हुआ, जो बाद में तल्ख बहस में तब्दील हो गया। ओवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के बुनियादी हुकूक को छीनने की कोशिश करता है, जबकि हर्ष सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत तमाम मज़हब के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। मीटिंग में बिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई और JPC के सदर जगदम्बिका पॉल ने इसको मुस्बत करार दिया है। प्रतिनिधि मंडल द्वारा आ कमिटीने संपूर्ण सूचनो आपवामां આવ્યા છે। JPCના નિયમ પ્રમાણે સૂચનોના વિગતો આપણે શેર નથી કરી શકતા, પરંતુ પ્રત્યેક નાગરિકોના હિતમાં એમેન્ડમેન્ટના રાજ્ય સરકારના તમામ સૂચનો આજે આ JPC કમિટીને રાજ્ય સરકાર છે કે કલેક્ટરને જ્યારે તમે સત્તા આપો છો ત્યારે સમગ્ર દેશના અંદર અલગ અલગ રાજ્ય બોર્ડ બનાવેલા છે। રાજસ્થાન રાજ્ય બોર્ડ છે, ગુજરાત રાજ્ય બોર્ડ વકફ બોર્ડ છે, હરિયાણા છે, પંજાબ છે, દરેક તમે વકફ બોર્ડ બનાવેલા છે। ત્યારે આ પ્રમાણેનું તમે બિલ લાવીને ફક્ત ને ફક્ત મુસ્લિમ સમાજને ટાર્ગેટ બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે અને એમાં હર્ષ સંઘવી સાહેબ જે પ્રમાણે કરી રહ્યા। बहुत ही डिटेल डिस्कशंस हुआ और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ 2024 के इस अमेंडमेंट बिल को, जिसको सरकार ने JPC को रेफ़र किया है, उसी सिलसिले में कल हम लोग मुंबई में थे, आज अहमदाबाद हैं और अहमदाबाद में आज हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष संघवी साहब भी आए थे, उनके ऑफिशियल्स भी आए थे। यहाँ गुजरात के स्टेट वक्फ बोर्ड के भी अफसर आए थे, चेयरमैन भी आए थे और इसी तरीके से माइनॉरिटी कमीशंस के और गुजरात बार एसोसिएशन के भी लोग थे, इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे, हमारे सूफ़ी एसोसिएशन के भी आए थे, इस्लामिक स्कॉलर्स भी, और तमाम लगभग करीब 23 स्टेक होल्डर्स या हितधारक थे। उन लोगों के साथ सुबह 10 बजे से अभी तक लगातार पूरे दिन उनके व्यूज़ को सुना, उनके सजेशंस को सुना और उनके जो रिप्रेजेंटेशंस थे उसको भी हमारी JPC ने, हम लोगों ने लिया है और उसमें जो भी बातें उन्होंने कही हैं हमारी पूरी कमेटी उस पर गौर करेगी और उसके आधार पे फिर हम अपने JPC की रिपोर्ट्स हम पूरे इसी तरीके से राज्यों में जा रहे हैं। कल हम तेलंगाना में रहेंगे, हैदराबाद रहेंगे और परसों फिर चेन्नई जाएंगे, फिर बेंगलुरु जाएंगे। तो इस तरह से हम इन राज्यों में जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या हमारे वक्फ बोर्ड्स के लोग हों या हमारी मुस्लिम्स के जो तंजीम हैं या हमारे बार एसोसिएशन के या बार काउंसिल के लोग हैं, इन सभी लोगों के साथ हम इस बिल के अमेंडमेंट पे
हरियाणा में होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। कैथल में एक इंतखाबी रैली के दौरान कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने रियासती हुकूमत को रोजगार और सरमायाकारी के मामले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी हुकूमत नौजवानों के खिलाफ है। नौजवान दुश्मनी और बेरोजगारी का डंक बीजेपी के DNA में शामिल है। बेरोजगारी की लानत ने हरियाणा के नौजवानों की जिंदगियों को अंधेरों में डाल दिया है। सुरजेवाला ने मजीद कहा कि अगली कांग्रेस की हुकूमत इस चलन को बदलेगी। रियासत में 2 लाख असामियाँ खाली पड़ी है और हम उन्हें भर कर नौजवानों को मौके फराहम करेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्हें मरकजी हुकूमत में खाली पड़े 30 लाख ओहदों को पुर करना चाहिए। अगर हरियाणा के बच्चों को 5 से 10% भी नौकरी मिल जाती है तो इससे रियासत में 2 से 3 लाख तक सरकारी मुलाजमतें आ सकती है। पेपर तो बिकता आया था, अब डिग्री के पेपर भी बिकते हैं। तो ये बच्चे पढ़ेंगे क्यों और बढ़ेंगे कब? बच्चे पढ़ेंगे क्यों और बढ़ेंगे कब? इन दोनों सवालों का जवाब माननीय खट्टर साहब, माननीय नायब सैनी जी आपको हरियाणा के नौजवान को, कैथल के नौजवान को देना पड़ेगा। है हिम्मत तो देकर दिखाइए। आ जाइए मेरे साथियों, दोस्तों, भाइयों, 2 लाख पोस्ट खाली छोड़ रखी है बीजेपी ने। 2 लाख पोस्ट यहां छोड़ रखी है और 30 लाख पोस्ट भारत सरकार में खाली पड़ी है। 32 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं हरियाणा और भारत सरकार में मिला। अगर ये सारी पोस्टें भरे तो लाखों बच्चों को हरियाणा के 2 लाख तो यही मिल जाएंगे नौकरियां। और भारत सरकार में अगर हमारा 5% भी हिस्सा हुआ, तो मैं कम से कम कह रहा हूं, तो भी 10% भी अगर हमारा हिस्सा हुआ, 5% भी, और 1.5 लाख से 3 लाख नौकरियां वहां मिल सकती हैं। 5 लाख नौकरियां आज ही सरकारी मिल सकती है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार में क्या खट्टर साहब और नायब सैनी जी ये बताएंगे? 10 साल आप दोनों मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी को ये क्यों नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ये 30 लाख पद भरी है, हरियाणा के भी 3 लाख बच्चों को चांस मिलेगा? वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी कुर्सी जगमगाती है नरेंद्र मोदी को देखकर। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो ये हिमाकत कर सके कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ सके। अरे उनसे नहीं भी पूछना था, अपनी तो 2 लाख भर रहे थे, वो भी नहीं भरे। हरियाणा में उद्योग पलायन करने लग रहा है साथियों। बाकी की नौकरियां कहां से आएंगी? हरियाणा में 10 लाख 15 लाख नौकरियां और चाहिए आज के दिन। केवल 2 लाख से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में कम से कम इमीडिएटली 10 लाख नौकरी और चाहिए। वो 10 लाख नौकरी कहां से आएगी? 10 लाख नौकरी नौजवानों को मिलनी वो निजी क्षेत्र से आएगी, प्राइवेट सेक्टर से आएगी। उदाहरण के तौर पर ये हमारा हिंदू स्कूल है, सैकड़ों लोगों को ये रोजगार देते हैं। ऐसी ऐसी संस्थाओं को, फैक्ट्री की भी मैं बाद में बात करूंगा। अगर आप हरियाणा में स्कूलों को, हरियाणा में आप अस्पतालों को, हरियाणा में आप व्यापारी को, हरियाणा में आप दुकानदार को अगर राहत दे दें तो 5 लाख नौकरी तो यही व्यापारी और दुकानदार पैदा कर सकते हैं। 5 लाख। कोरोना में जो आदमी जाकर अपनी कपड़ा मार्केट में पता करिए, कैथल की बर्तन मार्केट में पता करिए, दूसरी दुकानों में पता करिए, कोरोना में जो दुकानदार 3 कारिंदे रखता था आज 1 रखता है, उसने 2 कारिंदे निकाल दिए। क्यों? सरकार ने मदद नहीं। जो 1 रखता था उसने वो 1 में निकाल दिया, वो खुद चलाता। जो 2 रखता था उसने 1 कर दिया, जो 10 रखते थे उन्होंने 5 कर दिया। ये अपडेट होने लग रहा है हमारे युवाओं के साथ। अगर हम दुकानदार भाइयों को राहत दें, अगर आरटी भाइयों को राहत दें, अगर स्कूल और अस्पतालों को राहत दें, अगर ITI और टेक्निकल इंस्टीट्यूट को राहत दें, तो 5 लाख नौकरियां का विजन मैं आपको बता रहा हूं और पैदा होगा। 2 लाख सरकारी, 5 लाख ये 7 लाख। अब हरियाणा में वो सारे उद्योग लाने पड़ेंगे। पंजाब से उद्योग आज पलायन कर रहा है, हमारा पड़ोसी प्रांत। आज पंजाब में कोई फैक्ट्री सोनी साहब लगाना चाहता। अगर अपन जालंधर और लुधियाना 2 जगह हम हमारे मुख्यमंत्री चले जाएंगे
और कहें फैक्ट्री का प्लॉट आधे रेट पे दूंगा और बिजली 1 रुपया सस्ती दूंगा, अगले दिन फैक्ट्री यहाँ आ जाए, अगले दिन वापसी आ जाए। मैं अलग नजरिए से देखता हूँ, मैं फैक्ट्री को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं राजनीतिक आदमी कई बार बीजेपी वाले पैसा वसूली के नजरिए से देखता हूँ। सोनी साहब, ये सराफा बाजार के अंदर हमारे सारे सराफा भाई में छोटी सी ईद का उदाहरण देता हूँ। कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें सराफा मार्केट नहीं। ये इनके पास आभूषण के जो कारीगर हैं वो काम करते हैं, कुछ यूपी बंगाल के लिए, कुछ अपने बच्चे के लिए। इनके हर उत्तर प्रदेश के हाथरस में दूसरी क्लास के एक मासूम बच्चे के वहशियाना कत्ल ने मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती कमीशन UPSC PCR के अरकान ने इस अफसोसनाक वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। कमीशन के रुकन अनीता अग्रवाल ने एक बयान में कहा है कि कमीशन इस वाक़े की पूरी गहराई से तफ्तीश कर रहा है। अगर ये साबित हुआ कि स्कूल में बच्चे को बलि देने का वाक़या सच है तो वो इस स्कूल की मंजूरी मनसूख करने की सिफारिश करेंगी। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है जिसे किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम इसकी मुकम्मल जांच करवाएंगे और कमीशन के चेयरमैन भी इस स्कूल का मुआयना करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल मालिक के वालिद मुबैना तौर पर तावीज़ गंडे और तांत्रिक रसूमात में मुलव्विस थे। पुलिस का कहना है कि स्कूल के मालिक और उसके वालिद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने कारोबार की कामयाबी के लिए एक मासूम बच्चे को बलि देने का फैसला किया था। पुलिस ने अब तक इस केस में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और उनमें से मजीद तहकीकात जारी है। ये अभी मुझे आप संज्ञान में आया कि हाथरस में अपने स्कूल की प्रसिद्धि के लिए उन्होंने कक्षा 2 के छात्र की बलि दे दी है। इस बहुत ही शर्मनाक से घटना नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इस पे जो है हम कार्रवाई करेंगे। वैसे वहाँ पे तुरंत कार्रवाई हुई है, 5 लोग पकड़े भी गए हैं, सारी स्थिति सामने आई है और अब इसकी मैं आंखें मंगाऊंगी और मैं जब तक हो सकता है स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए मैं BSC से और सरकार शासन से कहूंगी इसकी मान्यता रद्द की जाए। जो अपनी स्कूल की प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि इनसे नहीं होती है, प्रसिद्धि होती है आपके अच्छे पढ़ाने से, अच्छे आचरण से, अच्छी चीजों से प्रसिद्धि होती है। इन चीजों से प्रसिद्धि नहीं होती। जिसकी मान्यता यह है कि ऐसे प्रसिद्धि होगी, ऐसे स्कूल को चलना ही नहीं चाहिए, ऐसे स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर देना चाहिए। और मेरे आयोग द्वारा यहाँ पे मैं इसको भेजूंगी कि ऐसे स्कूल की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। बहुत जघन्य अपराध है। मैं कह तो नहीं, ऐसे स्कूल को चलने का कोई अधिकार नहीं जिस स्कूल में ये हो कि मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए किसी की बलि ले लूं। ऐसा स्कूल का फायदा क्या जो स्कूल अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसा काम करेगा। ऐसे स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए और इसके लिए मैं पूरी शासन से और BSC सबसे लिखूंगी कि ऐसे स्कूल की मान्यता को रद्द करें, क्योंकि प्रसिद्धि आपके पढ़ाने से होती है, आपके अच्छे आचरण से होती है। प्रसिद्धि इस तरह से नहीं होती। ये जो अंधविश्वास को लेकर चल रहे हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके लिए मैं शासन पे इसकी कार्रवाई इजराइल ने लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में कायम हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करते हुए हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा किया है। आलमी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में हिजबुल्लाह के मरकज़ी फ़ौजी हेडक्वार्टर पर मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए हैं। इजरायली मीडिया ने यह भी दावा किया है कि यह हमला उस वक्त किया गया जब हिजबुल्लाह के कमांडर मरकज़ी दफ्तर में मौजूद थे। ताहम इजराइल के जानिब से किए गए इन दावे की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। आया हमले के नतीजे में हसन नसरुल्लाह मुतासिर हुए हैं या वो महफूज हैं। हिजबुल्लाह के जानिब से भी इस वाक़े की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। And with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. Netanyahu made no mention of negotiation. Israel's wars in Gaza and Lebanon will continue. We will fight until we achieve victory, total victory. There is no substitute for it. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गाज़ा में जारी जंग पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सलामती कौंसिल के इजलास में गुटेरेस ने बताया कि गाज़ा में क़त्ल व गारत की शरह उनके दौर में देखी गई किसी भी शरह से ज़्यादा है, जिससे इंसानी बहरान की संगीनी और बढ़ गई है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर इस बहरान का हल तलाश करने के लिए इक़दाम करें। I thank the Hashemite Kingdom of Jordan and Sweden for co-chairing this gathering and for their continued leadership in the support to UNRWA. And I also thank all of you here today for your solidarity with Palestine
refugees. When we met 1 year ago, I spoke about putting ourselves in the shoes of Palestinians in Gaza, of imagining what life must be like. And I ended my remarks 1 year ago by saying, this is the most dramatic humanitarian problem associated with the riskiest explosive potential. This was just days before the horrors of October 7. Now, almost 1 year since that day, the situation for Palestinians in Gaza is beyond imagination. It has been said that the United Nations was not created to bring us to heaven, but to save us from hell. Unfortunately, neither the United Nations nor anyone else that might have the power to do it was able to save the people of Gaza from hell. We have failed the people of Gaza. They are in a living hell that somehow gets even worse by the day. Over 41,000 people have been reportedly killed and more than 90,000 wounded, many with life-changing and lifelong injuries. The majority are women and children. 2 million Palestinians are now crammed into a space the size of Shanghai International Airport, existing, not living, but existing, among lakes of sewage, piles of rubbish, and mountains of rubble. The only certainty they have is that tomorrow will be worse. Yet, if there is any outpost of hope in this hellscape, it is UNRWA. Even though UNRWA, as we all know, has not been spared. On the human level, 222 UNRWA colleagues have been killed, many together with entire families, several in the line of duty. This is the highest death toll in UN history. I ask you, all of you, to think for a moment in the different entities that you preside or to which we belong. What would be the impact if 222 members would have been killed, and even after that, having to go on with their duties to save the people of Palestine? UNRWA personnel have been attacked repeatedly while going about their work. Women and men are displaced, shot at, and subject to violent protests, detained by Israeli security forces, reporting mistreatment and torture. UNRWA has not been spared on the operational level. The humanitarian response in Gaza is being strangled. Protection and deconfliction mechanisms for humanitarian aid deliveries have failed. Attempts to evict UNRWA from its headquarters in East Jerusalem continue. And UNRWA has not been spared on the political level. These include systematic disinformation campaigns to discredit the agency's lifelong work. Meanwhile, draft legislation in the Israeli parliament seeks to label the agency a terrorist organization and to make any activity by UNRWA on Israel or Israel territory illegal. In the face of the catastrophic conditions, UNRWA perseveres. And this is a tribute to the resilience of the women and men of UNRWA and a tribute to your support. Excellencies, I have full confidence in UNRWA's continued commitment
to upholding the humanitarian principles of neutrality, impartiality and humanity, and to implement the recommendations of the independent review by Catherine Colonna. And member states are showing that same confidence. Virtually all donors have reversed their funding suspensions. 123 countries have signed up to the Declaration on Shared Commitments to UNRWA. And this underscores the consensus that UNRWA's role across the occupied West Bank and the region is vital. Friends, there is no alternative to UNRWA. Now is the time to work on all fronts to intensify support for the agency's vital mission. Support with funding that is sufficient, predictable, and flexible. Of course, we all know that UNRWA is not a sustainable long-term solution to the plight of Palestine refugees. It was never meant to be. That is why we keep pressing for an immediate humanitarian ceasefire, the immediate release of all hostages, and a long-term political solution, ending the occupation and leading to two states living side by side in peace and security with Jerusalem as the capital. But until that moment, UNRWA remains indispensable. I urge your full support. Help us to save UNRWA as it works to save and serve Palestine refugees. And I thank you. Thank you, Mr. Secretary General. Thank you not just for attending our meeting, but thank you for your leadership. Thank you for your principled stand on the side of international law, international humanitarian law, against very, very difficult odds. Your words have been an inspiration. Your positions have been a reminder that leaders have to lead. Sir, you have been leading very... आखिर में हेडलाइंस फिर। रिलायंस फाउंडेशन के जानिब से वजीर आला रेवंत रेड्डी फंड में 20 करोड़ रुपए का अतिया। बेंगलुरु की अदालत ने मरकजी वजीर मालियात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया हुक्म। हरियाणा असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर सख्त तनकीद। इजराइल का बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला, हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।